इस दुनिया में कितने ऐसे देश होंगे जो अपने 12 नागरिकों को हत्या का बदला लेने के लिए 3 दशकों से यानी 30 सालों से भी ज़्यादा एक ऑपरेशन को चलाए रखे और इस हत्या में जुड़े जितने भी लोग दुनिया के जिस कोने में भी छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर मौत से भी बदतर सज़ा देने का निर्णय ले और उसमें कामयाब भी हो। तो ऐसा ही एक देश है इसराइल। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल का बदलापुर कहे जाने वाला मिशन रैथ ऑफ गॉड के बारे में। दिन 5 सितंबर 1972, समय सुबह 5:30 बजे। उस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर अपने पीएम रेसिडेंस के बेडरूम में सो रही थी और अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया जाता है। गोल्डा मेयर को एक अजीब सा डर महसूस होता है, कोई बुरा समाचार या अनहोनी होने की पॉसिबिलिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज तक उन्हें नींद से उठाने की किसी ने भी जुर्रत नहीं की थी। गोल्डा मेयर उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उनका डर सच में तब्दील हो जाता है। उन्हें मिलता है एक बुरी खबर और एक बुरा समाचार। जर्मन के म्यूनिक ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए इजराइल के खिलाड़ी गए थे और उन्हीं खिलाड़ियों को कुछ आतंकवादियों ने कैद कर लिया है। उन आतंकवादी पीएलओ की तरफ से भेजे गए थे कि नहीं, ये कंफर्म नहीं हो सका। 3 इजराइल खिलाड़ियों को उन्होंने मार दिया था और 9 खिलाड़ी उनके कब्जे में थे। ये सुनकर गोल्डा मेयर तुरंत अपने कैबिनेट के कुछ ज़रूरी मिनिस्टर और सिक्योरिटी के मिनिस्टर को बुला लेती है और उनके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करती है। गोल्डा मेयर को ये पता चलता है कि वो आतंकवादी इसराइल के अलग अलग जेल में बंद हुए 236 फिलीपाइंस और कुछ गैर आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते हैं और वो जर्मनी से एक प्लेन की मांग भी कर रहे हैं जिससे वो म्यूनिक से कोई अज्ञात जगह पर जा सके। इसके बाद गोल्डा मेयर जर्मनी को अनुरोध करती हैं कि इसराइल की स्पेशल फोर्स सैराद मटकली को म्यूनिक जाने का परमिशन दे दिया जाए, क्योंकि उन्हें इसी टाइप के सिचुएशन से लड़ने के लिए ही बनाया गया होता है और उन्हें इस टाइप के सिचुएशन से लड़ने का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन जर्मनी इसराइल के इस आग्रह को ठुकरा देता है और गोल्डा मेयर को जर्मनी आश्वासन देता है कि वो सारे आतंकवादियों को मार देगा और सारे खिलाड़ियों को सही सलामत बचा लेगा। लेकिन गोल्डा मेयर को इस आश्वासन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उनका दिल अभी भी कह रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि वो जानती थी ना कि जर्मनी के पास एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, ना ही इसके पास कोई एक्सपीरियंस है इन आतंकवादियों से लड़ने का। और गोल्डा मेयर को जिसी का डर था वही हो गया। जर्मन सेना का नौसिखियापन की वजह से आतंकवादी इसराइल के सारे खिलाड़ियों को मार देता है और इस हत्याकांड को लाइव टीवी में भी प्रसारण किया जा रहा था, जिसको लगभग 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लाइव टीवी में देख रहे थे उस समय के। ये देखकर इसराइल की जनता के दिल में बदले का आग जल उठता है। लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं और उनके मुंह में और पोस्टर में सिर्फ एक ही बात होती है कि बदला। यही तो होता है देश प्रेम, कि अगर 12 इंसान भी मर जाए एक देश के तो भी उनका साथ देने लाखों लोग खड़े हो जाए। उन 12 खिलाड़ियों के लाशों को इसराइल लाया जाता है और उनके शव दहन में सारे बड़े बड़े लोग उपस्थित होते हैं सिवाय गोल्डा मेयर के। गोल्डा मेयर यह कहती है कि उनके बहन का निधन हो गया है, इसलिए वो 12 खिलाड़ियों के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएंगे। लेकिन असल वजह यह नहीं थी। असल में वो उन खिलाड़ियों के परिवारों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और इस घटना से गोल्डा मेयर बहुत ही बेचैन थी। यहाँ तक कि उस वक्त की आयरन लेडी माने जाने वाली गोल्डा मेयर रात को नींद की गोली लेने के बावजूद भी सो नहीं पाती थी। जब भी वो आँख बंद करती थी उनके सामने सिर्फ वो 12 खिलाड़ियों का हत्या का दृश्य नजर आता है। उस वक्त के मोसाद के नए नए चीफ बने जुई जमीर और इसराइली इंटेलिजेंस के नए नए चीफ बने अहरोन और रीफ गोल्डा मेयर के सामने एक फाइल प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस आतंकी कारनामे के पीछे पीएलओ नहीं बल्कि पीएलओ से बना ही एक संगठन ब्लैक सितंबर का हाथ है। और तो और वो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उस हत्याकांड के पीछे छुपे हुए हर वो इंसानियत की रिपोर्ट गोल्डा मेयर के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि अब तक तो ये दुनिया के हर कोने में जाके छुप गए होंगे और अंडरकवर हो गए होंगे, लेकिन वो ये बताते हैं कि मोसाद इनको ढूंढ के ख़त्म करने के लिए अभी भी सक्षम है। उनको सिर्फ गोल्डा मेयर की परमिशन चाहिए। इसके बाद गोल्डा मेयर कुछ ही समय इसके बारे में सोचती हैं और फिर से बोलती हैं कि सेंड योर बॉयज़।
मतलब अपने लड़के भेज दो। और दोस्तों यहीं से ही शुरू होता है द ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जो कि सबसे दबंग था, जो कि सबसे हटके था। इस हत्याकांड में मेन चार्ज दिया जाता है मोसाद की असेसियन टीम को। और इस ऑपरेशन के पीछे जो भी निर्णय लेना होता था ये 4 लोगों के हाथ में था, जिसमें से एक गोल्डा मेयर थी। और इस कमेटी को कमेटी एक्स बोला जाता था। और ब्लैक सितंबर के हर वो आतंकी को मारने के लिए 3 यूनिट्स बनाई गई, जो कि उसे फॉलो करेंगे और उसका पता निकाल के उसे मार देंगे। मतलब एक आतंकी के लिए 3 यूनिट बनाई गई। पहली यूनिट, जिसमें 6 आदमी और औरतें होती हैं, उस टीम का काम था कि उस आतंकवादी को जहां पर भी दिखा गया है वो सिटी में जाना और वहां पे वो टारगेट को फॉलो करना और उनके सारे डिटेल्स निकालना और यहाँ तक कि कंफर्म करना कि ये आतंकवादी वही है और कोई नहीं। ये टीम छुप के उसके बारे में सारे तथ्य निकालती है, जैसे उनका आदत क्या है, वो किस बार में जाता है, उसके चुपके से फ़ोटो ले लेते हैं। और ये सारे डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद ये टीम ये कम्युनिकेशन टीम को दे देती थी और कम्युनिकेशन टीम इसको मोसाद भेज देती थी। और कमेटी एक्स इसका फैसला लेती थी कि इस टारगेट को ख़त्म करना है या नहीं। दूसरी यूनिट यानी दूसरी टीम, जिस टीम में सिर्फ 2 लोग होते हैं और इनका काम होता है इसराइल के जो टारगेट्स हैं वो जो सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना, यानी मोसाद के एजेंट्स के लिए अपार्टमेंट्स बुक करना, कार बुक करना और फ्लाइट टिकट बुक करना, घर बुक करना वगैरह वगैरह। मतलब उनके रहने, खाना पीना, इन सब का बंदोबस्त करना। वहीं और एक तीसरी टीम होती थी जिसमें भी सिर्फ 3 से 4 लोग होते हैं। इसका काम होता था कम्युनिकेशन करना। मतलब इसराइल के मोसाद में जो हेडक्वार्टर है और टारगेट जिस शहर में रह रहा होता है उस जगह पर जो टेम्प्रेरी हेडक्वार्टर बना होता है, उन दोनों के बीच 24 घंटे हर सेकेंड और हर मिनट कम्युनिकेशन बनाए रखना। पहली टीम जो कि उन टारगेट का पीछा करती थी और उन्हें लोकेट करती थी, वो मिशन के 1-2 हफ्ते के पहले ही वो देश और जगह दोनों छोड़ देते थे। वहीं पर मोसाद की सेकेंड टीम जो उस शहर में मोसाद के होने के सारे सबूत मिटाती थी और फिर इसके बाद भी दूसरी टीम वो शहर और देश को छोड़ देती थी। ऑपरेशन से पहले या डी डे से लगभग 2 दिन पहले उस शहर में मोसाद के ट्रेंड असेसियंस पहुंच जाते थे, जहां की उनका टारगेट रह रहा होता है, और उसे ख़त्म कर लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो शहर और वो देश दोनों को छोड़ देते थे। तो दोस्तों ऐसे ही किया गया था द ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। इसके बाद भी लगभग 3 दशकों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। इसराइल के प्रधानमंत्री बदलते रहे, मोसाद के चीफ बदलते रहे, लेकिन ये ऑपरेशन चलता रहा। कई मायनों में इसराइल के बाकी ऑपरेशन से ये ऑपरेशन बहुत अलग था, क्योंकि इसराइल के बाकी ऑपरेशन में वो टारगेट को ऐसे मारते थे कि दुनिया को बहुत देर बाद पता चलता था, लेकिन इस वाले मिशन में वो धमाका करके टारगेट को मारते थे और दुनिया को सबूत छोड़ के पता चलने देते थे कि ये मोसाद का ही काम है। इसके पीछे इसराइल का यह मोटिव था कि अगर इसराइल के साथ पंगा लोगे तो सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरी बॉडी जलाकर रख देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर इसे देखकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ज़रूर भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।